हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग कंप्लीट किया था। प्लानिंग ये मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है, वेयरएज ऑर्गेनाइजिंग ये मैनेजमेंट का सेकंड स्टेप होता है। प्लानिंग करने के बाद हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजों को डालना, अलग अलग कैटेगरी में चीजों को डालना, ताकि प्रॉपर फॉर्मल हमारे पास सेटअप हो, ताकि हम जब आगे चीजें करें, आगे एग्जीक्यूशन वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत ना आए, वहां पे केओस ना हो, वहां पे मेस ना हो। तो हमेशा हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप वाइज करते हैं, राइट। हम लोग एबीसीडी भी पढ़ते हैं तो एबीसीडी का भी एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। आप उल्टा नहीं लिखते हो, कभी उल्टा पुल्टा नहीं लिखते हो, राइट। तो पहले बी लिख दिया, पहले डी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, ऐसा हम कभी करते हैं क्या? नहीं करते। तो सब चीज, हर चीज का, हर एक चीज की एक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लानिंग आता है। पहले हम प्लान करते हैं और उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज में क्या क्या चीजें हम करते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो इस पूरे चैप्टर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को बिना कोई देरी के। तो आपको पता है चैप्टर करने से पहले हम लोग एक ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू का क्या मतलब है, क्यों होता है? अगर आपने हमारे बाकी के चैप्टर्स के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। अगर हमें पहले ही पता होगा कि ये टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं तो हमारे लिए इजी जाएगा। तो ये भी एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। इसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं, ठीक है। पहले आप प्लान करोगे अपने दिमाग में कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, कौन सा चैप्टर आज के दिन मुझे कवर करना है, कितने घंटे में मुझे कवर करना है, ठीक है। तो आपको क्या सामग्री लगेगी, क्या रिसोर्सेज लगेंगे? तो आपको एक पेन लगेगा, पेंसिल, स्केल, या जो भी आप नोटबुक वगैरह आप लेते हो, जो भी रिसोर्सेज आपको लगते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सिर्फ पेन और नोटबुक लेके नोट्स बना लेते हैं, कोई बच्चों को बहुत सारी ढेर सारी चीजें लगती है, हाईलाइटर लगते हैं, स्केच पेन लगते हैं, स्केल वगैरह लगता है, तो डिपेंड करता है। तो आपने सारा मटेरियल ले लिया, आपने आपका जो टाइम है वो डिसाइड कर लिया कि इतने इतने घंटे में मैं नोट्स बनाऊंगी, ठीक है। फिर आपने ये प्लानिंग कर ली, सामान लेके आए, फिर उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो। ऑर्गेनाइजिंग में आप ये चीज करोगे कि आप पहले ही सारे हेडर्स या सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स लिख लोगे एज अ ओवरव्यू कि मैं इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने वाला हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। तो मुझे याद रहना चाहिए कि ओके, मैंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, तो वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं हम? ताकि हमें याद रहे कि हम ये पर्टिकुलर टॉपिक इस चैप्टर से कर रहे हैं और इतना ही कर रहे हैं, यही टॉपिक एक चैप्टर में आने वाले हैं, इसलिए हम करते हैं। तो ये जो आप ओवरव्यू लिखोगे वो भी एक टाइप का ऑर्गेनाइजिंग ही है, ठीक है। तो इससे मैं आपको समझाने की एक एग्जांपल, एज एग्जांपल आपको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये भी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, पहले ही आप कैटेगरी में डाल रहे हो। ओके, ये है, तो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक तो पहले मैं मीनिंग लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, फिर स्टेप्स लिखता हूँ, फिर इंपॉर्टेंस, फिर स्ट्रक्चर में मैं और 3 टॉपिक लिखता हूँ। तो इसको ऑर्गेनाइजिंग ही बोलते हैं। अगर ये मैं कुछ भी नहीं लिखूं और हैपोजिटली पढ़ूं तो मेरे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि हम पूरा ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, क्या सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इसमें, क्या सारी चीजें इंक्लूड करते हैं और क्या चीजों की मदद से हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कर पाते हैं, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हमारे ओवरव्यू के साथ। ओवरव्यू कंप्लीट होने के बाद हम हमारा फर्स्ट टॉपिक से आज का क्लास शुरू कर देंगे। तो देखते हैं ओवरव्यू में हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले, जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं, मीनिंग और कॉन्सेप्ट। चैप्टर का मतलब क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, वो जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको चैप्टर क्या है उसी का मतलब नहीं पता होगा तो आगे आप चैप्टर कर ही नहीं पाओगे, आपको दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है। सेकेंड है स्टेप इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो मैंने जैसे बताया कि हर चीज की कोई ना कोई स्टेप होती है, ठीक है, एक ऑर्डर होता है, एक क्रोनोलॉजी होती है, कुछ भी हम हैपोजिटली नहीं कर सकते। तो ये स्टेप्स पढ़ेंगे हम लोग कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स है वो हम देखेंगे। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल होते हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए। ये मैं आपको कराते कराते भी बताऊंगी, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया। जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं एक कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में, एक तो आप ये दिमाग में रखो, ये ध्यान में रखो कि हम एक चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीजें होती है, ठीक है। एक तो होता है हीरो क्वेश्चन, हीरो कॉन्सेप्ट, और दूसरा होता है इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन और इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये 2 चीजों का फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। पहले तो हीरो क्वेश्चन जो होता है वो आपको एनालाइज करना होता है। हीरो क्वेश्चन मतलब क्या, जो
पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन, उसको हम लोग पीक्यू क्वेश्चन बोलते हैं। तो उसको सबसे पहले करना है, सबसे पहले उसको करना है, हाईलाइट करना है, उसके कीवर्ड्स भी लर्न करने हैं, उसके हेडर्स भी लर्न करने हैं, उसके स्टेटमेंट भी लर्न करोगे तो मोर देन इनफ, ठीक है, वो कर लिया। फिर उसके बाद इजी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि कौन सा इजी क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इजी मतलब क्या, जो सिर्फ समझ के वो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि अरे ये तो मैं खुद लिख लूंगा, ये तो छोड़ देता हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं आते, हेडर भी याद नहीं आते क्योंकि उन्होंने करे ही नहीं। इजी हल्का ले लिया, हल्का समझ के छोड़ दिया और फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इजी जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी बार बार रिपीटेडली एटलीस्ट हेडर्स पढ़ो, याद रखो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं तो पूरा फुल मार्क्स स्कोर करके आऊंगी, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करके जब आप पेपर लिखते हो ना तो वो काफी प्रेजेंटेबल दिखता है और आप ज्यादा स्कोर कर पाते हो। आपकी अगर आपने सेम कंटेंट भी लिखा होगा ना आपके फ्रेंड के जैसे, सेम तो वैसे होता ही नहीं किसी कंटेंट, क्योंकि बहुत बच्चे अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो सबका ही अपना अपना अलग स्टाइल होता है लिखने का। लेकिन अगर मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल में, अगर आप सेम भी कंटेंट लिखते हो ना लेकिन आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल आपने जैसे सोचा है, आपने जैसे मतलब प्रेजेंट किया है वो अलग होगा ना, तो आपका पेपर आपको आपके दोस्त से 2-4 नंबर ज्यादा ही मिलेंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये अब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स मैं देती रहती हूँ हमारे चैप्टर के बीच में, ताकि आपको याद रहे, आपको समझे कि ये छोटी छोटी चीजों को याद रख के करके आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर स्टेप्स करेंगे, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के, फिर इंपॉर्टेंस करेंगे, इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग, फिर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीरो क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, वो करेंगे, उसके मीनिंग कॉन्सेप्ट करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है उन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, फिर उनके टाइप्स क्या क्या है वो करेंगे। फिर उस टाइप के, जैसे मैंने बोला 2 टाइप्स होते हैं, तो उस टाइप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हीरो क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता ही आता है, ठीक है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो और इसको अच्छे से पढ़ना। फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप एज अ टेबल भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको इजीली याद रह सके। टेबल इन द सेंस जो डिफरेंशिएट बिटवीन वाला टेबल जो होता है वो वैसे बना के अगर आप करोगे तो वो भी आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर डेलीगेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका अकेला भी क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन डेलीगेशन, छोटा क्वेश्चन, और कभी कभी इसमें थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा डाल के स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन बनता है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, और ये तो हम जो इंट्रोडक्शन में करते हैं वैसे टॉपिक्स है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो कि हम ये पढ़ने वाले हैं, आपको भी पता होना चाहिए, आपके पास भी नोट्स होने चाहिए कि हम क्या एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसको नोट डाउन कर लो, फिर फटाफट कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो क्या है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। ऑर्गेनाइजेशन इज द मैनेजमेंट प्रोसेस दैट कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स एंड असेंबल्ड रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट प्लान्स इफेक्टिवली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस है ये, और ये सेकंड मैनेजमेंट प्रोसेस है दैट कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स। क्या करता है वो, ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, एक साथ असेंबल करता है रिसोर्सेज को, ताकि हम इम्प्लीमेंट करें हमारे प्लान्स को कैसे इफेक्टिवली। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ ही हम इंक्लूड कर लेते हैं, हमारे रिसोर्सेज, हमारा मैन पावर, अगर आप और भी कुछ रिसोर्सेज के अंदर सब कुछ ही आ जाएगा, आपका रॉ मटेरियल, आपका मशीनरी, आप व्हीकल यूज कर रहे हो क्या, छोटी मोटी चीजें, सब कुछ आ जाएगा। और आपका ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एम्प्लॉयज, जो स्टाफ काम कर रहा होता है, वो सब जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हम जब रिसोर्सेज एक साथ लाते हैं, असेंबल करते हैं, क्यों, ताकि हम जो हमारा प्लान है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग हम करते हैं। क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व जॉब, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड डिप्लॉइंग रिसोर्सेज टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये
डिफाइनिंग जॉब्स की कौन क्या करेगा, किसका क्या काम है, फिर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, ठीक है, किसका एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कौन से डिपार्टमेंट में से कौन सा इंसान किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्यों कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसका आउटपुट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, वो ये कोऑर्डिनेशन के वजह से होता है। तो एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप मतलब जो डिपार्टमेंट के अंदर या फिर एम्प्लॉयज के अंदर एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसको एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप कहेंगे। डिप्लॉइंग रिसोर्सेज टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव्स, डिप्लॉइंग रिसोर्सेज जो सारे रिसोर्सेज मटेरियल हम जो यूज करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम लोग ने डिप्लॉइंग रिसोर्सेज कहा है। क्यों? ताकि हम अचीव कर सके हमारे सेट ऑब्जेक्टिव को, हमारे सेट टारगेट को, ठीक है, जो भी आपका गोल है उसको हम अचीव कर सके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ये सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ब्रेकिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड शेयर द वर्कलोड। तो जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग जब हो जाती है, प्लानिंग जब आप कर लेते हो उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, आपको पहचानना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और फिर आपका जो काम है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि मुझे ये काम करना है, उसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो कामों को हम डिवाइड करते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सोचेंगे, तो हम अलग अलग डिवीजन होते हैं पहले, फिर उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनको डिसाइड करते हैं कि ये एम्प्लॉय को ये काम देंगे, ये एम्प्लॉय को ये काम करना। तो हम लोगों ने क्या किया, जो काम है, जो टास्क है, उसको डिवाइड कर दिया लोगों में, ठीक है, हमारे स्टाफ में। तो हम क्या करते हैं, काम को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, जो सारे मैनेजरियल एक्टिविटीज में, ठीक है, मैनेजेबल एक्टिविटीज मतलब जो काम हम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, टू अवॉइड डुप्लीकेशन, कि हम रिपीट ना करें उस काम को, और एंड शेयर द वर्कलोड। तो एक इंसान के ऊपर वो काम ना पड़े और वो सारा, देखो अगर एक पर्टिकुलर काम है उसमें मल्टीपल चीज है, तो मैं अकेली वो मल्टीपल चीजें नहीं कर पाऊंगी, ना मैं इतने टाइम पीरियड में कवर कर पाऊंगी, ना मेरे पास सारे स्किल सेट है, ठीक है। मैं पढ़ाने में अच्छी हो सकती हूँ लेकिन शायद मैं डाटा कलेक्टिंग में, रिसर्च में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर मैं सब कुछ ही नहीं कर सकती। एक इंसान के पास उतनी एफिशिएंसी नहीं होती, तो वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, सारे काम में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए एक इंसान के ऊपर, एक डिपार्टमेंट के ऊपर वर्कलोड नहीं डालते हुए हम सारे काम को डिवाइड कर देते ताकि हम लोग वर्कलोड शेयर कर सके। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज टुगेदर बेस्ड ऑन क्राइटेरिया लाइक टेरिटरी और प्रोडक्ट फॉर स्पेशलाइजेशन। और क्या करते हैं कि जैसे हम डिपार्टमेंट में डिवाइड करने वाले होते हैं तो पहले हम लोग क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया की चीजें ये डिपार्टमेंट में जाएंगी, ये क्राइटेरिया की चीजें ये दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगी। ये क्राइटेरिया क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, ताकि हम लोग ये एक तो आप डिफरेंशिएट करते हो या फिर सिमिलर चीजों को एक साथ डाल देते है ना। जैसे कुछ भी हम लोग एकदम सिंपल, अगर हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग एग्जांपल भी ले, तो आप जब एक कुछ बटन वगैरह लेके आते हो, है ना, जो बटन या जो ब्रेसलेट में जो भी पेंडेंट्स वगैरह आते हैं, समझो वो सारे मिक्स है, तो आप क्या कर रहे हो, तो कलर वाइज डिवाइड कर रहे हो ताकि जब आप ढूंढो आप पर्टिकुलर कलर को तो आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। वैसे ही होता है ऑर्गेनाइजिंग में। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टास्क को ऐसे वे में देखते हैं कि ओके, ये पर्टिकुलर टास्क की ये 5 चीजें हैं और ये 5 चीजें ये ह्यूमन रिसोर्स वाले करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स वाले ही ये काम कर सकते हैं, ये सिमिलर चीजें हैं तो ये उनको दे दो, ठीक है। फिर ये 5 चीजें हैं, 6 चीजें जो फाइनेंस वाले करेंगे, काउंटिंग वाले करेंगे, तो वो डिपार्टमेंट में इसको डाल दो, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर चीजों को हम अलग कैटेगरी में डाल देते हैं और अलग, मतलब जो चीजें अलग अलग चीजें डिफरेंशिएट करेंगे, ये अलग चीज, ये अलग चीज, ये अलग चीज, ये अलग चीज, और सबको अपने अपने डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कहेंगे। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, अलोकेटिंग जॉब्स टू पीपल बेस्ड ऑन द स्किल एंड कॉम्पिटेंस, काफी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कोई काम उठा के ऐसे इंसान को दोगे जिसको ना वो काम करने में इंटरेस्ट है, ना उसके पास उसके स्किल्स है, ना उसके पास नॉलेज है, ना उतना पोटेंशियल है, ना कैपेबिलिटी है, ना उसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस पर्टिकुलर काम को लेके, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, आपका काम ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो
जो भी आप जॉब एक पर्टिकुलर इंसान को असाइन कर रहे हो, एक काम आप एक पर्टिकुलर इंसान को दे रहे हो करने के लिए, तो उसके स्किल्स और कॉम्पिटेंसी को देख के ही देना है। आपको पता है कि ये XYZ इंसान इससे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी लेवल इतनी ही है, मुझे पता है वो इंसान 5 के बाद काम ही नहीं कर पाता, वो ड्रेन हो जाता है और वो फिर घर पे चला जाता है, तो मैं उसको उसके बाद 5 बजे जाके काम दे दूंगी, पकड़ा दूंगी कि ये करके खत्म करके मुझे दो आधे घंटे में, तो नहीं कर पाएगा और आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर और अलग वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो अलग चीज है, फिर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं होगा, खुश नहीं रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो काफी बड़ा इम्पैक्ट करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसलिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटी चीज जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट देती है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके प्रॉफिट्स को, है ना, उसके पूरे क्लाइमेट को, एनवायरमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्ट करती है। तो इसीलिए हम जब काम किसी को जॉब दे रहे हैं, वो टास्क करने दे रहे हैं, जो भी इंसान को उसका स्किल सेट देखना है, ठीक है, उसको उस पर्टिकुलर चीज का नॉलेज है क्या वो देखना है, वो उसकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल है क्या ये चीज कंप्लीट करने की वो देखना है, फिर ही उसको वो टास्क देना है, ठीक है। फिर एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, डिफाइनिंग हु रिपोर्ट्स टू हूम टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड क्लियरिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब किसी को आप काम असाइन कर देते हो और समझो उस डिपार्टमेंट के उसके जो हेड्स है उसके तीन चार ऑफिसर्स है, 3-4 ऐसे एम्प्लॉइज है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड है, ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा, आपको उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको बस ये एक ही सर को रिपोर्ट करना है, ठीक है, आपको ये बस 2 ही सर को रिपोर्ट करना है। अगर वो चारों सर को जाके बताएगा, ठीक है, तो फिर वो एक सर बोलेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं लग रहा, दूसरा बोलेगा हाँ नहीं परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया किया है तुमने जो किया, तीसरा बोलेगा इसमें थोड़े चेंजेस करो, मैं जैसे बताता वैसे चेंज करो, तो वो जो इंसान जो ये टास्क परफॉर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे ये तो, और मैं किसी की बात टाल नहीं सकता, सारे ही मेरे बॉसेस है, सारे ही सारे ही लोगों को मुझे रिपोर्ट करना है, तो मैं किसका सुनूं? एक इंसान बोल रहा है तुमने परफेक्ट काम किया, एक इंसान बोल रहा है कि इसमें चेंजेस करो, एक इंसान बोल रहा है एकदम ही बेकार है सब कुछ, तो वो क्या करेगा? इसीलिए जो भी इंसान को आप काम दे रहे हो, ठीक है, उसको आपको बताना है कि तू ये एक ही इंसान को रिपोर्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है डिफाइनिंग हु रिपोर्ट्स, कौन रिपोर्ट कर रहा है, टू होम, किसको रिपोर्ट कर रहा है, टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड क्लियरिटी, ताकि दोनों में कोऑर्डिनेशन बन सके और क्लियरिटी हो, क्योंकि ये काम दिया गया था, ये काम इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट किया गया, या उसने अपने हेड को या अपने टॉप लेवल मैनेजर को रिपोर्ट किया, उसने उसको बताया, मैनेजर ने भी ओके कर दिया और हमारा काम क्लोज हो गया, काम खत्म हो गया। तो इसमें क्या हुआ, हमें क्लियरिटी भी देखने मिली और दोनों में भी कोऑर्डिनेशन बिठा। अगर ये इंसान जिसको काम दिया वो जाके अपने बॉस को, मैनेजर को बताता है और अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट करके उसमें चेंजेस करके काम खत्म कर देते हैं, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बने रहता है। तीसरा इंसान जब आके उस काम के बारे में पूछेगा तो वहां पे क्लियरिटी भी रहेगी, ओके XYZ इंसान ने काम किया है, उसके मैनेजर को पूछा है, काम खत्म कर दिया, मैनेजर ने भी ओके बोल दिया, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी भी देखने मिलती है और दोनों में बढ़िया कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट से फायदे हैं कि जहाँ पे आपको एकदम क्लियरिटी और स्मूथ फंक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको उसके स्टेप्स भी क्लियर हो गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप हेडर्स याद करोगे, अंदर का कंटेंट आप खुद से लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझो, याद रखो क्योंकि इसका मतलब ये था, और ये ऐसे में एग्जाम्पल बना के भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल्स बना के भी लिख सकते हो। फिर है importance of organizing, benefits of specialization, repetitive tasks improve efficiency and expertise। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजिंग के, तो सबसे पहले बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन का। तो जैसे मैंने बताया कि एक इंसान सारी चीजों में एकदम बढ़िया नहीं हो सकता, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंसान एक दो चीज में ही अगर स्पेशलाइजेशन करता है, उसके स्किल सेट होते हैं, तो वो उस चीज में परफेक्ट होता है, अच्छा होता है, एकदम मतलब ऑर्डिनरी नहीं होता, कुछ तो स्पेशल होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन हमने लिखा है, क्योंकि वो उस काम को रिपीटेटिवली हमेशा करता है। एक इंसान को एक काम करने का 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस है, तो सोचो उसको वो कितना स्मूथ काम करता होगा, कितना जल्दी काम करता होगा। जो आप किसी न्यूबी को दोगे, न्यू कमर को दोगे, तो वो काफी टाइम लगाएगा और काफी वो उस पर स्ट्रेस करेगा कि ये काम मैं कैसे खत्म करूं।
तो इसलिए रिपीटेटिव टास्क इंप्रूव एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज। तो स्पेशलाइजेशन जब करते हैं तो उसकी वजह से आप रिपीटेटिव वो काम कर रहे हो, उसके वजह से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है और आपका जो एक्सपर्टीज है उस चीज में वो भी और बढ़ते जाता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट देता है एज वेल एज वो आपको पर्सनल बेनिफिट भी देता है। ठीक है, फिर क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन एंड क्लियरिटी अमंग एम्प्लॉइज, ऑल्सो अवॉइड डिस्प्यूट। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब प्रॉपर क्लियरिटी होती है ना वर्किंग रिलेशनशिप में, मतलब एम्प्लॉइज को पता है, XYZ एम्प्लॉय को पता है कि मेरा एक ही है मैनेजर है जिसको मुझे रिपोर्ट करना है, मैनेजर को पता है कि इसको XYZ इंसान को काम किया हुआ है, उसको जाके पूछना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मेस नहीं होता है, केओस क्रिएट नहीं होता है। और फिर अगर वही मुझे 4 लोगों को रिपोर्ट करना है, चारों के रिस्पॉन्स अलग अलग होंगे, तो मैं खुद भी कंफ्यूज होंगी, मेरा टास्क भी कंप्लीट नहीं होगा, और फिर वो चारों है किसी एक का अगर मैं सुनती हूँ, क्योंकि चारों का तो मैं सुन ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, चारों के हिसाब से तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, तो अगर मैं किसी एक के हिसाब से करती हूँ चीज, तो फिर बाकी के 3 लोग जो है वो ओफेंड हो सकते हैं ना, उनको बुरा लग सकता है, वो लोग मुझसे डिसअपॉइंट हो सकते हैं, है ना, मुझसे अपसेट हो सकते हैं, और उससे क्या हो सकता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो हम ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हम वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, उसको अवॉइड कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन और क्लियरिटी लेके आते हैं। ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप में फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइड डुप्लीकेशन एंड वेस्ट, इंश्योरिंग दी यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितना रिसोर्सेज आप लेके आए हो है आपके पास, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ना वो रिपीट होना चाहिए, ना उसका वेस्टेज होना चाहिए। जितना आपके पास रिसोर्सेज है उसका ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, फिर है एडाप्टेशन टू चेंज, allows modification of structure to suit a dynamic business environment। तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा डायनामिक होता है, आप कितना भी प्लानिंग कर लो, आप प्रॉपर सबको ऑर्गेनाइज कर लो, लेकिन एट द एंड अगर कुछ अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अचानक से कोई थ्रेट आता है बिजनेस में, तो आपको उसको ऑन द स्पॉट डील करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है कि हम इंस्टेंट ऑर्गेनाइज कर सके, चीजों को रीऑर्गेनाइज कर सके, जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसको रीऑर्गेनाइज कर सके, ताकि जो भी कोई सिचुएशन या सिनेरियो क्रिएट हुआ है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको हम डील कर सके, उसको हम टैकल कर सके। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग ये कभी भी रिजिड नहीं होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं है कि ओके ये अभी चेंज नहीं होगा, यही हमें फॉलो करना है, ऐसे नहीं होता। एट टाइम अगर हमें उस मोमेंट में, सिचुएशन में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या भी कोई भी थ्रेट है, तो हमें उसको डील करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया है, और आप उस पर्टिकुलर चीज को डील कर सकते हो। ठीक है, फिर है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर रोल्स एंड ड्यूटीज लीड टू स्मूथ एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, वो एकदम आप स्मूथली करो। जैसे मैंने रिपीटेटिवली बोला, ऑर्गेनाइजेशन ये फंक्शन है जो हमें काम को, जो भी हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, आगे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उसको स्मूथ करने में मदद करता है। ये ऐसा फंक्शन है। ठीक है, हमारे जो रोल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, किस डिपार्टमेंट को, किस इंसान को क्या काम करना है, क्या काम कंप्लीट करना है, कितने ड्यूरेशन में करना है, किसको रिपोर्ट करना है, ये हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में, और फिर हम सबको बता देते हैं उनका जॉब रोल, और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए हमारे जो जॉब रोल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, ड्यूटीज क्लियर होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एग्जीक्यूशन और कंट्रोल है वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेलीगेशन reduces managers workload, encourages creativity and builds subordinate skills। तो डेलीगेशन हम लोग आगे भी स्पेसिफिकली करने वाले हैं। बेसिक मैं बता देती हूँ डेलीगेशन क्या होता है, कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर मिडिल लेवल है, फिर लोअर लेवल है, बॉटम लेवल है। ठीक है, तो ये और नीचे जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, वैसा एक आप चार्ट दिमाग में बना लो। तो क्या होता है, ये वर्टिकली फ्लो होता है। ठीक है, कि टॉप लेवल मैनेजर प्लान करेगा और बताएगा उसके मिडिल लेवल मैनेजर को, फिर वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, चीजें करेंगे, और उसके अलग अलग नीचे वाले मिडिल लेवल या लोअर लेवल के डिपार्टमेंट्स में बताएंगे, और वो उस पर्टिकुलर इंसान को उसके स्किल सेट के हिसाब से, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो भी नॉलेज के हिसाब से वो काम उनको डिवाइड करके देंगे,
और वही लोग जो भी उनका काम, उनका टास्क पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में खत्म करके अपने बॉसेस को, अपने मैनेजर्स को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम डेलीगेशन कहेंगे। तो डेलीगेशन क्या करता है, ये जो वर्कलोड है, वर्कलोड मतलब क्या है कि एक इंसान के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, सारे लोगों के पास काम डिवाइड करके दिया हुआ है कि जिसका जो इंटरेस्ट है, जिसका जो स्किल सेट है, उसके हिसाब से उसको काम दिया गया है। तो ये वर्कलोड शेयर करता है, ठीक है, मैनेजर्स में डिवाइड कर लेता है, एंकरेज करता है क्रिएटिविटी को। ऐसे नहीं है कि आपको जैसे काम दिया आपको वैसे ही करना है, आप आपके आइडियाज, आपके इनोवेशन आप ला सकते हो और आप उस हिसाब से आपका जो टास्क दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो आपके मैनेजर्स के साथ बात कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको चीजें सिखाएंगे अगर कुछ भी एडिशनल जरूरत है तो, और आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके स्मूथली काम कर सकते हो। फिर बिल्ड सबऑर्डिनेट स्किल्स। सबऑर्डिनेट मतलब जो मेरे साथ काम करता है उसको मैं सबऑर्डिनेट बोलूंगी। अगर मुझे XYZ चीज आती है, ठीक है, और अगर मेरी कलीग को नहीं आ रही है या उसको समझ, तो वो मुझसे बात कर सकता है, मुझे पूछ सकता है और मैं उसको वो चीज बता सकती हूँ, तो उसके स्किल सेट एनहांस होंगे, वो कुछ नई चीजें सीखेगा। वैराज अगर मुझे कोई भी चीज नहीं आ रही है तो मैं उसको जाके पूछूंगी और वो मुझे गाइड करेगा और मेरे स्किल सेट एनहांस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें की वजह से हम खुद को डेवलप करते हैं। हमारे जो भी चीजें हैं, मैं आज एक XYZ जगह पे हूँ तो मैं और इंक्रीज करूंगी खुद को, मेरे पर्सनल स्किल्स को डेवलप करूंगी, एनहांस करूंगी। ठीक है, फिर लास्ट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ, एनाबल्स डाइवर्सिफिकेशन, एडिशन ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एंट्री इनटू न्यू मार्केट। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो देखो हर एक बिजनेस जो होता है वो सबसे पहले जब बिजनेस शुरू होता है तो वो सोचता है सर्वाइवल के बारे में कि मुझे कुछ भी करना है इस मार्केट में, इस एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है। ठीक है, मतलब बने रहना है, टिके रहना है। धीरे धीरे जैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो फिर वो ग्रोथ और एक्सपांशन के बारे में भी सोचने लग जाता है कि बस मुझे सर्वाइव नहीं करना, मुझे ग्रो भी करना है, एक्सपांड भी करना है मेरे बिजनेस को। तो उस केस में ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है कि जो डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किए वो हम धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और एनहांस कर सके और एक्सपांड कर सके और ग्रो कर सके। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक करो। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे सारे सीरीज को फॉलो करो। अगर आप पहली बार ये सब कुछ देख रहे हो, पहला ही आपका चैप्टर है, तो बाकी के भी चैप्टर्स को कवर करो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि वो भी नोट बना सके, आपके साथ पढ़ सके। और मिलते हैं हमारे इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को कवर करने के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।